Hello student, you all welcome in SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Okay, now I'm going to discuss with you NEET 2024 full test and the number is 5 and the subject is biology. Okay, and first of all we will discuss botany, then after that in next video we will discuss in detail about zoology part. Okay, you know, first of all, the benefits of mock test. There is a following benefits to attempt the mock test. The first one, you have to uh, identify your weak areas, and second one, you get conceptual clarity, and the third one, you get the way to time management, and there is a frequent practice. So these things help you to crack the NEET easily way. Okay, so let's discuss NEET 2024 full test, and the subject is biology and the section is botany. Okay, in a section A, the first question we have, that is polynomials and poales belongs to. अब देखो polynomials, I have already discussed with you many times that ale, that is the suffix, ale, that is the suffix in case of a plant order. प्लांट का जो ऑर्डर होता है उसके लिए हम एक सफिक्स यूज़ करते हैं, जो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ऑर्डर, उसके लिए एक सफिक्स यूज़ होता है एल्स. तो जहाँ पर भी एल जैसा टर्म आएगा तो ये समझ लीजिए वो ऑर्डर. अब आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही डन किया है पोएल्स, पोएसिया. अगर एशिया टर्म लगेगा तो वो है फैमिली, और अगर एल टर्म लगेगा तो दैट इज़ अ ऑर्डर. पॉलिमिनेल्स ये भी ऑर्डर है, पोएल्स भी ऑर्डर. क्वेश्चन यहाँ पूछा है क्या पॉलिमिनेल्स और पोएल्स सेम क्लास से बिलोंग करते हैं या सेम डिवीजन से बिलोंग करते हैं, या डिफरेंट क्लास डिफरेंट डिवीजन, सेम क्लास डिफरेंट डिवीजन, या डिफरेंट क्लास या सेम डिवीजन. तो पॉलिमिनेल्स और पोएल्स का सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में. जैसे होता है किंगडम, देन डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज. गॉट इट? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू अ ट्रिक, दैट इज़ अ KDC ऑफ GS. तो किंगडम अगर हम देखेंगे तो दोनों का किंगडम क्या है? प्लांट है. किंगडम की बात यहाँ की नहीं है. यहाँ डिवीजन के बारे में बताया क्या सेम डिवीजन है. तो डिवीजन यहाँ पर तो एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म. तो पॉलिमिनेल्स और पोएल्स ये दोनों बिलोंग करते हैं एक ही डिवीजन से, उसका नाम है एंजियोस्पर्म. तो ये हमें पता चल गया कि डिवीजन क्या है? सेम. डिवीजन इज सेम. लेकिन अब हमें ये पता करना, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 4. ऑप्शन 1 में भी सेम डिवीजन लिखा है और ऑप्शन 4 में भी सेम डिवीजन लिखा है. अब हमें पता करना है क्लास का. जब क्लास का पता चल जाएगा आंसर निकल गया. तो क्लास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पॉलिमिनेल्स और पोएल्स का क्लास के बारे में बात करें, जैसे क्लासेस हमारे पास होते हैं डाइकोटिलिडेनाई, मोनोकोटिलिडेनाई. तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि पोएल्स डाइकॉट है या मोनोकॉट. तो पोएल्स आपने किस में पढ़ा है? पोएल्स किसका ऑर्डर? आपने सिंपली डन किया है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में. पोएल जो है वो वीट का साइंटिफिक नेम दैट इज़ अ ट्रिटिकम एस्टिवम, और ऑर्डर जो है वो पोएल्स है, और फैमिली जो है वो पोएसिया है. तो वीट क्या है? वीट का अगर आप ग्रेन देखोगे तो आपको सिंगल कॉटिलिडन लगता है या डाइकॉटिलिडन. तो आपने खुद देखा है तो दैट इज़ अ मोनोकॉटिलिडन. तो पोएल्स हमारे पास मोनोकॉटिलिडन है. अब बात आई पॉलिमिनेल्स. तो अगर आप पॉलिमिनेल्स की बात करेंगे तो पॉलिमिनेल जो हमारे पास है वो डाइकॉट है. इज अ व्हाट? डाइकॉट. समझ आए? तो इसलिए क्लास क्या है? डिफरेंट. लेकिन अगर बात करेंगे डिवीजन का तो वो सेम है. तो आंसर क्या आएगा? आंसर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ अ डिफरेंट क्लास बट सेम डिवीजन. गॉट इट? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर डन नहीं करना है कि 1 2 3 4, क्या आंसर 4 है तो 4 डन कर लिया, 3 है तो 3, वो है रटाफिकेशन. उस तरीके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक एक चीज़ उसके बारे में डिस्कस. वो कॉन्सेप्ट आपको कभी भी आपको गड़बड़ नहीं करने देगा, आपका सिली मिस्टेक नहीं होगा. इसलिए तो बोलते हैं कि टेस्ट देने से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन का हमने डन कर. लेट डिस्कस नेक्स्ट वन. यू हैव अ find the correct
match. You have a column 1 and you have a column 2. So column 1 and column 2. In a column 1, we have a penicillium, second one rhizopus, third one एस्टिलाइगो एंड द नेक्स्ट वन क्लेविसेप. अब अगर ये जो नाम है, ये चार के चार नाम हमने कहाँ सुने हैं, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए. फंगाई में, ये सभी के सभी फंगाई हैं. जिसमें फंगाई में अब अगर आप इनका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करोगे तो फंगाई में जैसे फाइकोमाइसीट्स. तो फाइकोमाइसीट्स में मैंने एक आपको ट्रिक लिखाया था, दैट इज अ राम. आर फॉर राइजोपस बताया था, ए फॉर एल्बिगो और एम फॉर म्यूकर. तो राइजोपस हमें यहाँ बी मिल रहा है, राइजोपस. गॉट इट. देन अगर हम दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे, फाइकोमाइसीट्स, देन हमारे पास बेसिडोमाइसीट्स है, अबाउट एस्कोमाइसीट्स है और डिटीरोमाइसीट्स. गॉट इट. आप क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपने इनको अबाउट मैच कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है. तो पेंसिलियम जैसे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो पेंसिलियम है ये एस्कोमाइसीट से बिलोंग करता है. अब एस्कोमाइसीट्स में हमारे पास जैसे क्लेविसेप्स भी आता है, समझ आए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कैनी, क्लेविसेप्स, एस्पेरिगलस, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट और पेंसिलियम. लेकिन यहाँ पर स्पोर के बारे में यहाँ स्पोर दिया है कि पेंसिलियम में कौन सा स्पोर मिलता है, एस्कोस्पोर मिलता है, कोनिडिया मिलता है, जाइगो. तो पेंसिलियम में हमारे पास मिलता है कोनिडिया, जो एनसीईआरटी पे डायग्राम गिवन है, तो कोनिडिया आएगा. गॉट इट. इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है. फिर देन अगर हम बात करेंगे राइजोपस, तो राइजोपस पे कौन सा हमारे पास स्पोर मिलता है, तो राइजोपस फर्स्ट फाइकोमाइसीट्स है. तो फाइकोमाइसीट्स में जो स्पोर होता है उसका नाम होता है जाइगोस्पोर. तो ये सामने जाइगोस्पोर. देन एस्टिलैगो की अगर हम बात करेंगे, तो एस्टिलैगो की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा ये बिलोंग करता हमारे पास बेसिडोमाइसीट्स में, जिसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है पुआ, पक्सीनिया, एस्टिलैगो और एगेरिकस. तो एस्टिलैगो में ये बेसिडो माइसीट से बिलोंग करता है. तो सामने आंसर है यहाँ पर बेसिडोस्पोर्स. गॉट इट. देन बचा क्लेविसेप्स, तो क्लेविसेप्स में सिंपल स्पोर होता है, दैट इज अ एस्कोस्पोर्स. गॉट इट. ये ध्यान रखना बच्चा. तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा, तो पेंसिलियम किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसीट से. लेकिन उसमें स्पोर का नाम क्या है, तो स्पोर का नाम है कोनिडिया. गॉट इट. राइजोपस किससे बिलोंग करता है, फाइकोमाइसीट से, लेकिन उसका स्पोर का नाम क्या है, जाइगोस्पोर. एस्टिलैगो किससे बिलोंग करता है, तो ये बेसिडोमाइसीट, तो उसका स्पोर का नाम क्या है, बेसिडोस्पोर. और क्लेविसेप्स किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसीट से, लेकिन उसका स्पोर का नाम क्या है, एस्कोस्पोर. गॉट इट. तो आंसर आएगा, यू हैव अ फोर्थ वन. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज अ hold fast, stipe and frond. Hold fast, stipe and frond constitute the plant body in case. तो देखो बच्चों, hold fast, stipe and frond constitute the plant body in case of. ये हमें कहाँ मिलता है सुनने. होल्ड फास्ट जो एक रूट के तरह काम करता, स्टाइप जो एक अबाउट स्टेम के जैसे काम करता, फ्रॉन्ड जो एक लीफ के जैसे काम करता. लेकिन ये ट्रू रूट, स्टेम, लीफ कुछ नहीं होते. गॉट इट. ये हमें मिलते हैं इन केस ऑफ एल्गा में. अब एल्गा का पहला जो क्लास है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफेशिया. तो क्लोरोफेशिया में हमें एग्जाम्पल जो मिलते हैं, ग्रीन एल्गा जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है. जैसे एग्जाम्पल उसमें क्लाइमोडोमोनास आता है, कारा आता है, ठीक है. लेकिन सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास है, दैट इज़ अ फायोफेशिया, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गा. तो ब्राउन एल्गा में एग्जांपल हमारे पास जैसे लैमिनेरिया आता है, वॉलवॉक्स आता है, समझ आए, और डिक्टियोटा आता है, सरगासम आता है. लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सा ऐसा एल्गा है जिसमें आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड जैसे रूट के जैसे
स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। स्टेम के जैसे स्टाइप मिलता है और लीफ के जैसे फ्रॉन्ट। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम। अगर डायग्राम देखो या आपको खुद याद होना चाहिए कि वो हमें मिलता है लैमिनेरिया। अब आप बोलोगे सर वॉलवॉक्स क्यों नहीं, वॉलवॉक्स भी तो ब्राउन एल्गा से बिलोंग करता है। तो वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर ही आप सभी ने देखा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जो कॉलोनीज डेवलप करता है। तो लैमिनेरिया एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। गॉट इट। तो इस तरीके से बच्चा आपने डन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104। तो इसमें बताया मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा, गॉट इट। अब ब्राउन एल्गा में देखना आपने इनकरेक्ट। अब ब्राउन एल्गा आप सभी बच्चों को पता, मैंने अभी बताया ब्राउन एल्गा में क्या क्या होता है। दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। अभी बताया वॉलवॉक्स का साइज कॉलोनीज फॉर्म में है, लेकिन लैमिनेरिया का साइज एक प्लांट जैसा डिफरेंशिएटेड है, या कैल्प्स जो बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर में मिलता है। देन इसके अलावा इसमें बोला प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट टाइप फ्रॉन्ट। बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया 103 में। दे पोजेसिस द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बट नॉट फिकोजेंथ। देखो अब फायोफिशिया या ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल ए भी होता है, सी भी होता है, क्योंकि ए जो है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, सी जो होता है ये हमें ब्राउन एल्गा में ही मिलता है। लेकिन ब्राउन एल्गा का जो गोल्डन ब्राउन कलर होता है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। लेकिन यहाँ क्या बताया, यहाँ कहा है क्वेश्चन 104 के थर्ड ऑप्शन में बताया कि फ्यूकोजेंथिन एब्सेंट होता है। तो भाई एब्सेंट नहीं होता है, एब्सेंट नहीं होता, वो प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। बाकी अगर हम एक बार फोर्थ पे देखते हैं, दे फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटेट। बिल्कुल ठीक है, गॉट इट। तो इसलिए आंसर जो आएगा वो थर्ड आएगा, गॉट इट। देन नेक्स्ट, सेलेजनीलिया एंड सेल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज। अब थोड़ा सा रिकॉल करिए कॉन्सेप्ट को। सेलेजनीलिया और सेल्विनिया किससे बिलोंग करते हैं, मैंने एक ट्रिक आपको बताया, SMS। सेल्विनिया, मार्सिलिया और सेलेजनीलिया जो हिट्रोस्पोरस होते हैं, जो बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइट्स। किससे बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स के बाद क्या इवॉल्व होकर क्या बनता है, जिम्नोस्पर्म्स बनता है ना, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म्स में हमें सीड मिलता है, नेक्ड सीड मिलता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बोला है कि सेलेजनीला और सेल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज। किसके कारण, तो ऑप्शन आप पढ़िए बच्चे। मेगास्पोर पोजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट। नो, क्योंकि जो टेरिडोफाइट है उसमें तो इतना एकदम से ये फर्स्ट टेरिस्ट्रल बट सक्सेसफुल प्लांट है, तो इसलिए सीड कोट की तो बात ही नहीं होती यहाँ। सीड कोट तो हमें नेक्स्ट सीड तो जिम्नोस्पर्म में मिलता है जो इसके बाद बना, तो इसलिए ये आएगा ना। एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स है उसमें हमें एम्ब्रियो मिलता है, एम्ब्रियो मिलेगा, गॉट इट। और that get developed in the female gametophyte and retained on the parent sporophyte। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखे हैं जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जो सीड डेवलप होता है वो मेनली इन केस ऑफ द फीमेल वाले पार्ट में ही डेवलप होता है, जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो के बाद फर्दर डिफ्रेंशिएशन हो करके वो सीड में टर्न होता है। तो यहाँ पूछा इवोल्यूशन का एक हैबिट, तो वो हमें जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ करेक्ट जो मिल रहा है अभी तक, दैट इज़ अ सेकेंड है। तो थर्ड भी हम रीड करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्स लाइक सीड। बिल्कुल नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट लाइक आर्चेगोनिया तो होगा, आर्चेगोनिया ही तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो सेकंड इज करेक्ट, गॉट इट। देन नेक्स्ट है वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 106। अब 106 में अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर दिया है एक डायग्राम दी गई है लीफ की। यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट लेबल्ड पार्ट A, B, C एंड D करेक्टली अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन। अब अगर आप लीफ देखोगे तो इस पूरे को हम बोलते हैं लीफ का लेमिना, तो A इज अ लेमिना है, गॉट इट। B यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, दैट इज द एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। C जिसको हम बोलते हैं C इज अ, अब लीफ जिससे आप लीफ को होल्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ पिटियोल।
और ये बेस आ गया, दैट इज़ अ लीफ का बेस है यहाँ पर, ठीक है, मतलब स्टेम वाला पार्ट जहाँ से ये अराइज हो रहा है। अब आपको करेक्टली यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्टली आइडेंटिफाई कर। ए लेमिना, ए बिल्कुल मैंने लिखा, ए इज़ अ लेमिना। क्या लेमिना का फंक्शन, लेमिना दैट हैव क्लोरोफाइलस पार्ट ऑफ लीफ, बिल्कुल लीफ में क्लोरोफिल होता है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और लीफ के थ्रू क्या इवेपोरेशन होता है, बिल्कुल जब लीफ ट्रांसपायरेशन करेगा तो लॉस ऑफ वाटर वो इवेपोरेट होता है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं डी एक्सेलरेट, तो डी देखो, डी मैंने पहले बोला ये लीफ का अबाउट यहाँ से स्टेम का बेस है, तो यहाँ पर बी एक्सेलरी बर्ड है, डी नहीं है, समझ है। बी स्टेप्यूल, स्टेप्यूल, बी स्टेप्यूल यहाँ है ही नहीं। स्टेप्यूल होता क्या, स्टेप्यूल का मतलब होता है कि लीफ के बेस से फर्दर आपको एक लीफ लाइक अपेंडेज मिलती, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। कर जहाँ से लीफ का ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से मतलब पिटियोल अराइज हो रहा है, उसी पिटियोल वाली जगह पर एक लीफ लाइक अपेंडेज अगर मिलता है तो वो स्टेप्यूल है। तो यहाँ स्टेप्यूल कहीं मिल ही नहीं रहा है। और बी जो है वो तो एक्सिलरी बर्ड है, इसलिए ये भी सही नहीं। सी पुलवाइनस, अब पुलवाइनस क्या होता है, पुलवाइनस का मतलब होता है बच्चा कि जब पिटियोल वाला बेस वो स्वेलअप होता है, वो इस तरीके से स्वलन होता है, फूला हुआ होता है, उसको पुलवाइनस बोलते हैं। तो यहाँ पर तो सी जो है, सी तो पिटियोल है, पुलवाइनस तो है ही नहीं, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो फर्स्ट वन आएगा। गॉट इट। देन नेक्स्ट आ गया 107, यू हैव अ बताया है कि ग्रेन टाइप फ्रूट इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, ग्रेन टाइप का फ्रूट, तो ग्रेन टाइप का फ्रूट हमें किस किस में मिलेगा, एक्सेप्ट बताया, शुगर केन में मिलेगा, ग्रेन टाइप का बिल्कुल होगा, बार्ले में भी होगा, व्हीट में भी होता, ग्रेन के जैसा ही फ्रूट होता। ब्रेसिका, अब ऑप्शन एक ही बचा फोर्थ, तो ब्रेसिका में क्या हमारे पास ग्रेन टाइप का फ्रूट होता है, बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जांपल आगे कैबेज, तो कैबेज क्या ग्रेन टाइप है, नहीं। कॉलीफ्लावर क्या ग्रेन टाइप है, नहीं। तो इसलिए आंसर आएगा ब्रेसिका, यहाँ बोला एक्सेप्ट। नेक्स्ट आ गया फ्लोइम इन जिम्नोस्पर्म, फ्लोइम इन जिम्नोस्पर्म लैक, मतलब जिम्नोस्पर्म के जो वेस्कुलर टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं फ्लोइम, और दूसरा वेस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा फ्लोइम कि जिम्नोस्पर्म के फ्लोइम में क्या एब्सेंट होता है। तो आप सभी बच्चों को बताया है कि चाहे टेरिडोफाइट्स हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो, तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म का जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, चाहे जाइलम है चाहे फ्लोइम, वो सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म। लेकिन यहाँ फ्लोइम के बारे में पूछा, तो फ्लोइम में क्या होता है, तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के जो फ्लोइम होता है उसमें सीव ट्यूब एब्सेंट होती है, समझ है, सीव ट्यूब एब्सेंट। सीव ट्यूब की जगह इनके पास सीव सेल होते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले बार जो वेस्कुलर टिश्यू बना वो टेरिडोफाइट, फिर थोड़ा इवाल्व होकर किसमें आए, जिम्नोस्पर्म, लेकिन सीव ट्यूब दोनों में एब्सेंट है, समझ है। सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होते हैं। और दूसरा जाइलम में इनके पास वेसल्स एब्सेंट होते हैं, वेसल्स एब्सेंट होते, वेसल की जगह इनके पास ट्रैकीड्स होते हैं। क्या होते हैं, नैरो अबाउट हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं नैरो टेपरिंग एंड वाला, ट्रैकीड्स होते हैं। दूसरा, अगर सीव ट्यूब एब्सेंट है तो सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए ये शुगर को कंट्रोल नहीं करता, ये शुगर के रेगुलेशन को कंट्रोल खुद से नहीं कर सकता। तो ये शुगर के रेगुलेशन के लिए यूज़ करता है एक सेल जिसका नाम होता है कंपेनियन सेल्स। कौन सा, कंपेनियन सेल। तो ये कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से अपना रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ बात बिल्कुल क्लियर है कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के फ्लोइम में ना तो सीव ट्यूब होता है, जब सीव ट्यूब नहीं है तो कंपेनियन सेल भी नहीं है। हाँ, अगर सीव सेल है तो सीव सेल को कंट्रोल करने के लिए एल्ब्यूमिनस सेल्स होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होता है। तो ये याद रखना, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के फ्लोइम में सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल होता है। एल्ब्यूमिनस सेल के न्यूक्लियस से सीव सेल का सुक्रोज का अबाउट रेगुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पूछा क्या नहीं होता, तो अभी बता दिया। अब देखो, एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल होता है, बिल्कुल होता है। सीव ट्यूब ओनली, सीव ट्यूब तो होती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल्स ओनली, ओनली बोला, सिर्फ कंपेनियन सेल नहीं,
सीव ट्यूब भी नहीं होता है और कंपेनियन सेल भी नहीं। लेकिन देखो फोर्थ ऑप्शन में दोनों चीज़ें दी है कि बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो 4 है। क्यों? क्योंकि सेकंड भी नहीं होता है, लेकिन इन्होंने बोला ऑनली, थर्ड भी नहीं होता, यहाँ भी लिखा है ऑनली, लेकिन फोर्थ में हमारे पास, इसलिए बच्चा या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसलिए कई बार आप जल्दी जल्दी में बोलोगे हाँ सीव ट्यूब होता नहीं, सीव ट्यूब पे क्लिक मतलब आपने इन सर्कल कर दिया, सेकंड थर्ड वाला देखा ही नहीं, समझ है? तो इसलिए आपने चारों ऑप्शन देखने फिर जा कर के आंसर देना मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आप अपनी जगह बोले हाँ सीव ट्यूब तो होता नहीं, आप अपनी जगह बोले हाँ कंपेनियन सेल तो होता नहीं, लेकिन आप फोर्थ ऑप्शन भी तो आपने पढ़ना है जहाँ पे लिखा दोनों एब्सेंट। तो बिल्कुल जब सीव ट्यूब नहीं होगा तो कंपेनियन सेल भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, समझे मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब असर्शन एंड रीजन वाला, और इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना बहुत अच्छे से बच्चा। अक्सर बच्चा इन क्वेश्चन को गलत कर देता है। अब जिस बच्चे का एम है कि मैं बायो में 340 के अबव मुझे मार्क्स लाने हैं या 320 के अबव मार्क्स लाने, तो बच्चा उसकी मार्क्स तभी 300 प्लस जाएंगे जब उसके असर्शन और रीज़न के ऊपर कमांड अच्छी है। अगर आपका असर्शन और रीज़न के ऊपर कमांड अच्छी नहीं है तो आपको 300 से ऊपर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ये याद रखना। असर्शन और रीज़न के ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसलिए इनको अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 दिया है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एंड ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। अब बताइए यस और नो। तो अब हमें सभी बच्चों को पता है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर होते हैं और ट्राइकोम्स जो स्टेम में होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं वो रूट्स में होते हैं। बिल्कुल सही है, आपने बनाया भी है। अगर रूट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस प्रकार से रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स आर अबाउट यूनिसेलुलर। और स्टेम की अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से आपने बनाया स्ट्रक्चर, दैट इज अ ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर, एनसीईआरटी की लाइन है। रूट हेयर्स आर फाउंड इन रूट एपिडर्म। क्या रूट हेयर्स रूट एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल, रूट हेयर्स जो होते हैं वो अभी मैंने बताया, वो नाम से ही पता लगता है, वो रूट के एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस मतलब दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और ट्राइकोम्स स्टेम के एपिडर्मिस, जो अभी मैंने बताया ये स्टेम का एपिडर्मिस बिल्कुल होता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। अब आपने देखना क्या रीजन का एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द असर्शन ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो पहले वाले में बात हो रही है टाइप ऑफ सेल के बारे में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, समझ आई। दूसरे रीजन में बात हो रहा है पोजीशन के बारे में। क्या हो रहा है? पोजीशन की, मतलब रूट हेयर्स जो होते हैं ये रूट के कौन से पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, तो बोले एपिडर्मिस में। और ट्राइकोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी है। तो मतलब असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन में बात हो रही है पोजीशन की, असर्शन में बात हो रही है टाइप ऑफ सेल की। तो इसलिए आंसर आएगा असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट टू द असर्शन। समझ आए? समझे? तो आंसर सेकंड। क्यों? क्योंकि बिलो में बात हो रही है पोजीशन का, लोकेशन का, और अपर में बात हो रही है टाइप ऑफ सेल। तो इस तरीके से इसका करने का तरीका ये है, ये याद रखना, बहुत सिंपल तरीका होता, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 110 सिंपल है। डायामीटर पूछा बच्चा आपसे, डायामीटर ऑफ गोल्गी बॉडी इज बिटवीन, तो गोल्गी बॉडी का जो डायामीटर होता है ये आपको पता होना 0.5 to 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, एंजाइम दैट catalyzes removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bond can be classified। अब यहाँ सिंपल बोला कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो रिमूव करता है सबस्ट्रेट से, क्या रिमूव करता है? ग्रुप। समझ है? एक ग्रुप को रिमूव, एक सबस्ट्रेट से यूनाबट ग्रुप को रिमूव करता है, दूसरे में ऐड करने का काम करता है, मतलब एक से रिमूव करता है। गॉट इट। लाइगेसिस, आइसोमेरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस। लाइगेसिस का काम होता है जोड़ने का, समझे? तो ये तो आएगा नहीं। आइसोमेरेसिस का मतलब है सेम आइसोमर बनाना, केमिकल जो होगा मॉलिक्यूलर जो केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो सेम होगा, लेकिन फिजिकली जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट, वो आइसोमर बनाता सेम। जैसे यूनाबर्ट
ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, तो ग्लूकोज का भी C6H12O6 है और फ्रुक्टोज का भी C6H12O6 है, तो वो आइसोमर है। तो आइसोमेरेसिस एंजाइम का काम तो सेम आइसोमर बनाने का। गॉट इट। हाइड्रोलिसिस, तो ये तो हाइड्रोलिसिस करता है, ये आप सभी बच्चों को पता है, बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये अब कौन सा बचा, लाइएजिस। तो लाइएज जो है ये कैटालिसिस करता है, रिमूवल ग्रुप को रिमूव करता है एक से, और एक सबस्ट्रेट से ये रिमूव करता है। गॉट इट, दूसरे मैटर। तो आंसर आएगा लाइएजिस। क्या आएगा, लाइएजिस। ठीक है भाई, 1 हो गया। नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास 112। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ DNA इन मेज रूट टिप सेल इन G1 phase of cell cycle is 20 and 20 picogram respectively. What will be the number of chromosome and amount of DNA in the beginning of G2 phase? अब देखो, अब सेल साइकिल पे चले जाओ, थोड़ा सा घुमाते हैं सेल साइकिल के बारे में। नो, ये सेल्स, तो सेल साइकिल में आपको मैंने जो बताया इस तरीके का, तो ये होता है G1, ये होता है S, और ये होता है G2, और ये वाला पार्ट होता है M में, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। G1 फेजेज में इन्होंने बोला है कि मेज का रूट टिप, तो रूट टिप जो है ये एक सोमैटिक पार्ट है। कौन सा, सोमैटिक सेल। और सोमैटिक वाले पार्ट में जो क्रोमोसोम होता है, जो भी इन्होंने बताया, वो मोस्टली डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, जो भी गिवन है यहाँ दिया है। ठीक है, तो अब G1 में कितना बोला है रूट टिप में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ये भी इनिशियल में बताया, ये भी 20 है। तो क्वेश्चन पूछा है कि G2 में अमाउंट ऑफ DNA क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा और DNA का अमाउंट कितना होगा। अब आओ, G1 से सेल का जो थोड़ा सा साइज वो बढ़ता है और एज अ रिजल्ट वो पहुंच जाएगा S फेज में। S फेज का नाम से ही पता है, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज, जिसमें DNA का होता है रेप्लिकेशन। क्या होता है बच्चा, रेप्लिकेशन का मतलब होता है जिसमें DNA का डुप्लीकेशन होगा, DNA का डबलिंग होगा। मतलब DNA का डबलिंग का मतलब है उसका अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता है। क्योंकि क्रोमोसोम डबल नहीं होता, ये ध्यान रखना। माइटोसिस में तो एम फेज में भी क्रोमोसोम जो होता है वो एज इट इज रहता है नंबर। हाँ, मियोसिस फेज में रिड्यूस होता है, लेकिन एस फेज में, क्योंकि एस के बाद ही G2 आएगा ना, तो एस फेज में क्या हो जाता है, DNA का रेप्लिकेशन। तो जो DNA का रेप्लिकेशन, यहाँ पे DNA का जो अमाउंट दिया था वो था अमाउंट 20। तो एज अ रिजल्ट जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो DNA का अमाउंट हो जाता है डबल। तो 20 का डबल क्या हो जाएगा, 40। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एक पेन है तो एक पेन का डबल क्या होगा, उसका मतलब अमाउंट के हिसाब से, तो वो 2 पेन के बराबर उसका साइज होना चाहिए। समझ है, रेप्लिकेशन मतलब वो डुप्लीकेट हो जाएगा, उसका साइज डबल होगा, अमाउंट डबल होगा। लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो होता है बच्चा, वो एज इट इज़ रहता है। जो क्रोमोसोम नंबर अगर G1 में 20 था, तो वो S फेज में DNA का डुप्लीकेशन के बाद भी वो 20 ही होगा, वो नहीं बढ़ता है। क्रोमोसोम नंबर विल बी द सेम बट द अमाउंट विल गेट डबल। तो अब आप देखिए तो आंसर क्या आएगा। तो पहले बोला नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 में क्या होगा, क्योंकि S के बाद G2 होता है, तो रेप्लिकेशन के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम, तो 20 का 20 रहेगा। समझ है। और जो अमाउंट है DNA का, तो वो ऑलरेडी मैंने बोला S फेज में DNA का अमाउंट डबल हो जाता है, तो 20 का डबल क्या, 40। तो इसलिए आंसर आएगा सेकंड। समझ आए, इस प्रकार से बच्चा क्वेश्चन करना, तो कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप क्वेश्चन के ऊपर अगर टाइम कम लगाओगे और जल्दी जल्दी आंसर दोगे तो गड़बड़ होगा। अब इसी तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 113। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सेल द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बिकॉज। अब ग्लूकोज का पहला स्टेप, जब भी ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने के बाद सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा,
और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस जो होता है ये सब में कॉमन होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको कॉमन पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को EMP भी बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, एबेंडन, मैरहॉफ और परनाज, जिसने ग्लाइकोलिसिस दिया था। तो यहाँ बोला है कि रेस्पिरेशन जब होता है सेल के अंदर तो पहला स्टेप जो होता है ग्लूकोज वाला वो कॉमन होता है सभी ऑर्गेनिज्म में। क्यों? क्या सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म है माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो होता ही नहीं है। बैक्टीरियाज में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, तो इसलिए पहला आएगा नहीं। ऑक्सीजन इज कंपलसरी फॉर रेस्पिरेशन? नहीं, क्योंकि एनएरोबिक तो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। ग्लूकोज इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? क्या ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनएरोबिक में अगर हम देखेंगे तो लैक्टिक वाले केसेस में, लैक्टिक फर्मेंटेशन में कोई CO2 नहीं बनता है। गॉट इट? तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसके अलावा आल, अब बचा एक ही ऑप्शन, तो अब सिंपल है, जब 3 नहीं आ रहे हैं तो आंसर लास्ट होगा। क्या लास्ट भी देखते हैं क्या सही है, तो क्यों सही है? तो यहाँ पे बच्चे जो बताया गया है लास्ट वाले में, वो बताया है आपको, all living organism retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। बिल्कुल, क्योंकि ये पार्शल, ये मैंने पहले बताया कॉमन क्यों है, क्योंकि ये सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है और इसमें कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि ये यूरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में। तो एनएरोबिक में तो मतलब एनएरोबिक का मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो पार्शल होता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पाइरूवेट के, समझ आए? तो इसलिए यहाँ लिखा है पार्शल, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो 4th। गॉट इट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चा, 114 का। ऑक्सीजन evolved in photosynthesis in green plant comes from water not from CO2 was confirmed by? Oxygen evolved in photosynthesis in green plant comes from water not from carbon dioxide was confirmed by? तो सिंपल एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये बताया था कि जो अबाउट ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो नॉन साइक्लिक की याद रखो, अभी मैंने हाल ही में आपसे डिस्कस, नॉन साइक्लिक में होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो अब लाइट के प्रेजेंस में बोला ना फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वाटर से। तो कैसे? तो जो फोटॉन एनर्जी है जब सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड्स के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर एंटीना मॉलिक्यूल रिसीव करता है, तो वेरी वेल यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। लेकिन नॉन साइक्लिंग में इलेक्ट्रॉन सेंटर में वापस नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर फोटॉन जो होता है वो वाटर का ब्रेकडाउन करता है, वाटर को तोड़ता है। और जब वाटर टूटता है तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है? हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन बनते हैं, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बनता है और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन बनते हैं, समझ आए? तो इसलिए यहाँ बोला है कि ऑक्सीजन इवॉल्व होता है किससे? तो आपको ऑलरेडी आपने नॉन साइक्लिक में पढ़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, तो वाटर के ब्रेकडाउन होने से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब इवॉल्व होता है। तो इन्होंने बोला है कौन सा एक्सपेरिमेंट? क्या एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट? नहीं, एंगलमैन ने तो ये बताया था कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, यूजिंग हैवी बट नॉन रेडिएक्टिव स्टेबल आइसोटोप ऑफ, बिल्कुल। तो ये सेकंड वन जो ऑप्शन है ये का मोल हाफ एक्सपेरिमेंट, ये तो कहीं हमने पढ़ा नहीं इसमें। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सूटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर लाइक H2S में तो सल्फर बाई प्रोडक्ट बनता है ना कि ऑक्सीजन, तो इसलिए सेकंड वन आएगा। गॉट इट? तो इसलिए कभी भी आंख बंद करके आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन को समझो, फिर देना आंसर दीजिए। नेक्स्ट 115 PEP फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। तो आपको पता PEP कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जिसका रोल है C4 प्लांट में। अब बिल्कुल क्लियर हो गया दिमाग में। इट इन्वॉल्व इन एटलीस्ट सम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन C3, तो C3 में होता नहीं, ऑप्शन आएगा नहीं। इट कैटेलाइज द रिएक्शन फिक्सिंग CO2 इनटू पाइरुविक
एसिड इन बंडल शीथ सेल। इन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड में तो कोई फिक्सेशन नहीं होगा। गॉट इट, समझ आए। तो पायरुविक एसिड का कोई रोल ही नहीं है, मतलब पायरुविक एसिड CO2 के फिक्स करने से तो बनता ही नहीं। CO2 के फिक्स करने से यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, समझ आए। पायरुविक एसिड तो जब ग्लाइकोलिसिस होगा तब बनता है। देन कैपेबल ऑफ फिक्सिंग CO2 मोर एफिशिएंटली एट लोअर एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन देन RUBP कार्बोक्सिलेज। बिल्कुल, क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के पास एक ही बाइंडिंग साइट है, वो है कार्बन के लिए, CO2 के लिए। और रिबिस्को एंजाइम के पास 2 बाइंडिंग साइट होती है, उसका राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजन। एक होती है CO2 के लिए और एक होती है O2 के लिए, लेकिन मोस्टली ग्रेटर एफिनिटी होती है CO2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए कम होती है। समझे मेरी बात, ऑक्सीजन के लिए कम होती। लेकिन अगर जब भी एटमॉस्फेयर में 25 ppm से नीचे कंसंट्रेशन आता है CO2 का, तो C3 प्लांट ऑक्सीजन फिक्स करने लगता है। मतलब रिबिस्को जो एंजाइम है वो बन जाता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन फिक्स करके फोटो रेस्पिरेशन करता है। लेकिन पेप्केज एंजाइम जो है ये लो एटमॉस्फेयर में भी 1 ppm में भी ये CO2 को ही फिक्स करता है, ना कि ये ऑक्सीजन को। तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को मोर एफिशिएंटली बट लोअर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी फिक्स करता है एज कम्पेयर टू द रिबिस्को। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3। समझ आई क्यों 3 है, समझ आई, बता समझे। इसलिए C4 प्लांट में 25 टाइम्स मोर ग्रेटर बट फोटोसिंथेसिस होता है, एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की एज कम्पेयर टू C3। देन आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 116 द इनिशियल स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ ATP बाय कीमोसिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब कीमोसिंथेसिस का मतलब ये है कि केमिकल का मतलब यहाँ प्रोटॉन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन बोले तो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस मतलब ग्रेडियंट। तो जब हाइड्रोजन का ग्रेडियंट इनरिच होता है तभी ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP सिंथेज एक्टिवेट होकर ATP बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कब, क्या जब इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में जाएंगे, या एक्शन ऑफ ATP सिंथेज, या फॉर्मेशन मैट्रिक्स। ATP सिंथेज तब एक्टिवेट होगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कौन देगा, F1 को कौन देगा, F0। लेकिन F0 कहाँ से लाएगा, प्रोटॉन के ग्रेडियंट से। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। तो यहाँ बोला है कि इन द माइटोकॉन्ड्रिया में किसका पंपिंग होने से, तो सामने आंसर है ये फर्स्ट, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन इन द मैटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से तो ऑक्सीडेशन होकर के प्रोटॉन बनता है, समझे। तो इसलिए आंसर आएगा फर्स्ट। देन नेक्स्ट आ गया 117 में अगर आप बोलोगे तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग 2,4-D गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। ये 3 तो हार्मोन्स है। 2,4-D तो ये हमारे पास केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड। तो इसका यूज़ क्या होता है, पेस्टिसाइड का काम ही होता है कि जो भी वीड या अनवांटेड कोई भी हमारे खेतों में ग्रास हो या जो भी, उसको हम रिमूव करने के लिए, या एल्गा ग्रो करने के, या पेस्ट है उसको रिमूव। तो ये पहला का 2,4-D का यूज टू किल आएगा। गिबरलिन्स अब यहाँ बोला है इनकरेक्ट, तो गिबरलिन्स का काम ही है प्रमोट द बोल्टिंग इन बीट, मतलब इंटरनोड का इलोंगेशन करता है, उसी को बोल्टिंग, तो बिल्कुल सही। साइटोकाइनिन प्रमोट एब्सिशन इन मैच्योर फ्रूट, साइटोकाइनिन का काम है सेल डिवीजन करने में, एब्सिशन को कहाँ प्रमोट करता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। हमारे पास जो इनकरेक्ट है वो हमारे पास ये वाला थर्ड। इथाइलिन तो ये तो सही, इंड्यूसेस द फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, ठीक है। नेक्स्ट 118 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड साइटोकाइनिन लीड टू डिले इन लीफ सेनेसेंस, मतलब कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन में ऐसा कौन सा मेथड है जिसके कारण साइटोकाइनिन लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस मतलब एजिंग, लीफ का एजिंग को, मतलब जल्दी लीफ जो है वो अबाउट ओल्ड एज में ना टर्न हो जाए, मतलब उसकी एजिंग ना हो जाए, वो जल्दी डेथ की ओर ना जाए, तो उसको रोकता है। क्यों रोकता है, कब रोकता है, तो ये आपको मैंने बताया है कि सेनेसेंस तब नहीं रुकता है जब कोई न्यूट्रेंट्स इमोबिलाइज नहीं होते, मतलब मूव नहीं करते हैं, मतलब ओल्डर पार्ट से वो यंग पार्ट पे, अगर माना ओल्डर पार्ट में किसी एलिमेंट्स की कमी हो गई, या अगर वो फर्दर वहाँ पे अब
अबाउट सेनिसेंस की ओर जा रहा है, तो वो एलिमेंट्स को भी आगे अबाउट मूव नहीं करता है, तो उस केसेस में वो यंगर लीफ को भी नहीं बचा पाता, तो वहाँ पे भी एलिमेंट की कमी होती। न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन का मतलब है कि ओल्डर पार्ट से जो न्यूट्रेंट्स हैं वो मूव हो करके यंगर पार्ट को मिलेंगे, तो जब वो यंगर पार्ट को मिलेंगे तो वहाँ पे सेनिसेंस डिले होगा, क्योंकि वो जल्दी ओल्ड एजिंग की ओर नहीं जाए। या बाय प्रिवेंटिंग एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस, नहीं एब्सिसिक एसिड का थ्रू नहीं, या ऑक्सिन्स बाय प्रमोटिंग ऑक्सिन सिंथेसिस, नहीं। तो मेन यहाँ है दैट इज़ अ न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन, क्योंकि लीफ को अगर न्यूट्रेंट मिलेंगे तो तभी तो वो हेल्दी रहेगा, यंग रहेगा, लेकिन न्यूट्रेंट ही नहीं मिलेंगे तो वो तो फर्दर सेनिसेंस की ओर चला जाएगा। तो न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन का मतलब ओल्डर पार्ट से न्यूट्रेंट मूव करके यंगर पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट अब आ गया मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स। अब मेगास्पोर मदर सेल्स क्या है? डिप्लॉइड, तो बनेगा भी किससे? डिप्लॉइड से। माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड। मेगास्पोर क्या है? हैप्लॉइड। ओवरी क्या है? ओवरी तो बट दैट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पार्ट आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, तो बचा क्या? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही डिफ्रेंशिएट हो करके मेगास्पोर मदर, क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या होता है? 2n, तो न्यूक्लियस क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल पार्ट है। देन नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन हो गया 119। देन आ जाओ बच्चा 120। पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमेट्स इनटू। अब पोलन ट्यूब के थ्रू जब 2 मेल गैमेट जाते हैं तो सबसे पहला कांटेक्ट उसका किसके साथ होता है? तो बट दिस इज द एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये फिलिफॉर्म अपरेटस वाला पार्ट, यहाँ ये एग है और ये सिनर्जिड है, ये सेंट्रल सेल है और ये एंटीपोडल है ना, तो ये सिनर्जिड है। और जब भी पोलन ट्यूब आता है तो वो सिनर्जिड से ही एंटर करता है। तो सिंपल सी बात है, तो जो 2 मेल गैमेट आएंगे तो सबसे पहले कहाँ एंटर करेंगे? सिनर्जिड में। तो आप देखिए द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट इनटू 1 मेल गैमेट इन द सिनर्जिड एंड अदर इन द सेंटर। सेंटर सेल तो बहुत आगे, वहाँ कैसे एकदम से पहुँचेगा? तो ये तो नहीं है। बोथ इन सेंट्रल, सेंटर सेल तो बहुत आगे, सिनर्जिड से जाएगी। एंटीपोडल ये तो उल्टा साइड है, ये यहाँ तो जाएगा नहीं, तो इसलिए इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स? विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, वेल एक्सपोज स्टेमिन एंड स्टिग्मा, इनकरेक्ट बोला। हाँ, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स वेल एक्सपोज स्टेमिन होगा, स्टिग्मा होगा, ताकि हवा के थ्रू प्रॉपर तरीके से स्टेमिन से पोलन ग्रेन जाए, और स्टिग्मा भी अगर वेल एक्सपोज हो तो वो इजीली बर्ड रिसीव कर सके। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, नहीं, मैनी ओव्यूल्स की जगह मैनी पोलन ग्रेन्स होते, तो मैनी ओव्यूल्स होते नहीं। फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइट, बिल्कुल हवा को कोई लेना देना नहीं कि बर्ड ब्राइटली है या नहीं, क्योंकि उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, स्मॉल होना ज़रूरी है ताकि हवा के थ्रू वेलोसिटी के थ्रू इजीली वो हवा में सस्पेंड होकर के मूव कर सके। पोलन ग्रेन लाइट होते, यस बिल्कुल, ताकि वो जल्दी से मूव कर सके। नॉन स्टिकी, कहीं चिपक ना जाए, तो ठीक है। इनकरेक्ट था सेकंड, तो आंसर सेकंड। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोजोमल मैपिंग। क्रोमोजोमल मैपिंग, अब देखो, क्रॉसिंग ओवर इज इम्पॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोजोम्स। हाँ बिल्कुल, क्रॉसिंग ओवर इज इम्पॉर्टेंट इन लोकेटिंग जीन्स ऑन क्रोमोजोम, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस तो होता है जब जीन्स एक दूसरे के साथ में लाइक कर रहे हैं क्रोमोजोम के पोजीशन के ऊपर। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, बिल्कुल। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर को ही दूसरा नाम हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के नाम से बोल सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में ए, बी और सी जीन्स हैं। जितने जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, जितने एक दूसरे के क्लोज होंगे, उतने क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता, कम होगा। लेकिन जितने जीन्स एक दूसरे के दूर दूर होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, उतना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इन्होंने बोला क्या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीन्स के डिस्टेंस के बीच में उसके डिस्टेंस के बेस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। दूसरा,
तीसरा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं। क्रॉसिंग ओवर जो होता है इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। दो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उनका डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ज़्यादा डिस्टेंस है दो जीन के बीच में तो ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। माना यहाँ पे 10 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है तो 10% क्रॉसिंग ओवर होगा। माना यहाँ 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस तो 20%, तो उसको वो क्या हुआ, मोर द डिस्टेंस मोर द क्रॉसिंग ओवर, तो बोले तो डायरेक्टली, तो यहाँ क्या लिखा इनवर्सली, तो इसलिए ये गलत है। द सीक्वेंस एंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन वेरी जीन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंट टर्म ऑफ, बिल्कुल सही, तो इसलिए आंसर जो आएगा इनकरेक्ट पूछा तो थर्ड है। देन बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दो देयर फादर वर कलर ब्लाइंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज। अब इनने बोला है कि हस्बैंड और वाइफ, तो ये देखो आपके सामने फीमेल है तो फीमेल को मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्स, ठीक है, नॉर्मल विजन है। मेल को क्या बोलूँगा एक्स वाई, ये एक मेल बोल रहा है एक फीमेल, ठीक है, ये नॉर्मल बोल रहा है। अब इन दोनों का फादर क्या है, इन्होंने बोला कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड कौन सी डिजीज़ है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड, तो ये होगा एक्स सी वाई, ये दोनों का फादर इस टाइप का, मतलब मदर का फादर भी है, नाना भी कलर ब्लाइंड है और दादू भी कलर ब्लाइंड है, इस प्रकार की उन्हें कहानी बताई, दोनों का फादर कलर ब्लाइंड। तो अब फीमेल में देखो, एक तो इनकी जो मदर होगी उसको छोड़ा, अब 2 एक्स है ना फीमेल में, ये नॉर्मल मदर, इसमें 2 एक्स है, तो फादर से एक एक्स आएगा, तो लेकिन ये एक्स कौन सा है, कलर ब्लाइंड, तो ये फीमेल बनेगी एक्स सी एक्स। अच्छा ये फादर, ये फादर है, तो इसका फादर भी कलर ब्लाइंड है, तो इसको अपने फादर से क्या मिलेगा, वाई मिलेगा ना, मदर से तो एक्स है, मदर इन दोनों की नॉर्मल है, तो इसका क्या बनेगा, ये एक्स वाई। अब इनको क्रॉस करो कि इनके आने वाले प्रोजेनी क्या बनेगी, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, गॉट इट, और एक्स एक्स और एक्स वाई, गॉट इट। तो हमें क्या मिला, कलर ब्लाइंड फीमेल मिल रही है, नहीं, क्योंकि एक्स सी एक्स मिल रहा है तो इट इज़ अ कैरियर फीमेल, ये क्या है, कैरियर, इट इज़ द कैरियर, और एक्स सी वाई इट इज़ द डिजीज्ड मेल, और एक एक्स एक्स है तो ये नॉर्मल फीमेल है, और एक एक्स वाई है ये नॉर्मल मेल है। तो मतलब यहाँ पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर, कि डॉटर का पूछा है कि कितना कलर ब्लाइंड होगा, 25%, 0%, 50% और 70। इसलिए रटिफिकेशन से आंसर नहीं निकालना कि आंसर देखा कहीं आंसर की से ए है तो मैंने ए बोल दिया, बी है तो बी, बच्चा अपना ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें बोला क्या गया, उसके कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया, तो यहाँ सामने आंसर निकल गया ना। तो आपको सिर्फ कैरियर फीमेल मिल रही है, डिजीज फीमेल कहीं मिल ही नहीं रही, तो आंसर क्या आएगा, 0%। समझ आई। तो ये स्टूडेंट नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 124। तो 124 में हमारे पास क्या बताया, 124 में आपके पास बताया है ई खलाई विद completely radioactive DNA was allowed to replicate in non-radioactive medium for 2 generation and the percentage of radioactive DNA is, समझ आए। तो देखो बच्चा, आपको पता है, मैंने पहले आपको बताया है कि जब भी रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होगा तो एज अ रिजल्ट 50% जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल होता है और 50% स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। एनसीईआरटी की लाइनिंग है, क्लियर। अब आप सभी बच्चों को पता है ई कलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, हैवी रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था 15 नाइट्रोजन, अगर आपको याद हो। तो ये हैवी आइसोटोप इसलिए यूज़ करा था ताकि रेप्लिकेशन को एसेस कर सके क्या सच में 50% पेरेंटल और 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, क्या ये रेडियो एक्टिव नेक्स्ट जनरेशन में भी मिलता है। तो इसलिए जब फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एज अ रिजल्ट इस प्रकार का जो डीएनए था, एक अगर लाइट होगा इस प्रकार का होगा, इस प्रकार, तो मतलब पहला जो डीएनए था वो बिल्कुल ऐसे था,
तो फर्स्ट जनरेशन जब उनको जनरेशन फर्स्ट आए उसमें 50% उनको न्यूली मिला और 50% है। अब ये बन गया पेरेंट, अब ये पेरेंट बन गया ये। अब इसका जब आगे रेप्लिकेशन होगा तो अगेन 2 बिल्कुल न्यू मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे बिल्कुल, और 2 बिल्कुल फर्दर ऐसे मिलेंगे इंटरमीडिएट। तो मतलब अगेन आपको 50% जो हैं वो इसके तरह मिल रहे हैं और 50% बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज। तो इसलिए हर जनरेशन में जब भी रेप्लिकेशन होगा, तो इसलिए वाटसन और क्रिक ने पहले ही बताया है कि रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव, इज अ सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब अपना पेरेंटल का स्ट्रैंड 50% कंजर्व करेगा और 50% न्यूली सिंथेसाइज होगा, समझे। तो इसलिए आंसर यहाँ दिया है 50%। नेक्स्ट है 125, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपने एक स्टेटमेंट करेक्ट करना है। इन कैपिंग मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडिड टू द 3 एंड ऑफ HNRN। अब देखो ये चैप्टर में ना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो आप गड़बड़ करोगे जेनेटिक्स में। HNRNA क्या है? HNRNA का मतलब है हीट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, न्यूक्लियर RNA, समझ। अब क्या हीट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA सब में बनता है? नहीं। तो आंसर है ये सिर्फ यूकैरियोट्स में बनता है। ये है कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। तो अब दूसरी बात, ये बनता कब है? HNRNA तब बनता है मोस्टली यूकैरियोट्स में सप्लिट जीन होता है। कौन सा जीन? सप्लिट जीन। सप्लिट जीन ऐसा जीन होता है जिसमें कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ये आ गया कोडिंग और बीच में आ गया नॉन कोडिंग और फिर आ गया कोडिंग। नॉन कोडिंग का मतलब होता है नॉन फंक्शनल पार्ट, नॉन फंक्शनल पार्ट। जब 2 फंक्शनल पार्ट के बीच में एक नॉन फंक्शनल पार्ट होगा तो वो फंक्शनल को जोड़ने काम नहीं करना। अब माना 2 स्टूडेंट अब पढ़ने वाले, बीच में एक ऐसा डफर स्टूडेंट आकर के बैठ जाता है जिसका काम है सिर्फ मतलब डिस्टर्ब करना, बातों में उलझा के रखना। तो वो अब दोनों अच्छे स्टूडेंट को भी तो डिस्टर्ब करके रखेगा ना, उनको भी तो पढ़ने नहीं देगा। तो काम क्या है? या तो उस स्टूडेंट जो बातें करता है उसको अलग कर दिया जाए ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो अपना काम अच्छे से। उसी तरीके यूकैरियोट्स में भी सप्लिट जीन होता है जिसमें 2 कोडिंग पार्ट के बीच में एक नॉन कोडिंग पार्ट, एक नॉन फंक्शनल पार्ट आता है। एज अ रिजल्ट वो स्टेबल mRNA नहीं बनाता, एज अ रिजल्ट वो HNRNA बनाता है। अब ये RNA ऐसा है जिसमें हिट्रोजीनियस पार्ट है, जिसमें मिक्सचर ऑफ पार्ट है, समझ है, जो एक यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसलिए इसी को यूनिफॉर्म करने के लिए हम स्प्लाइसिंग करते हैं। एक टेक्निक होते हैं जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है? जो HNRNA होता है उस HNRNA के 5 एंड में हम कैपिंग करते हैं और 3 एंड में हम टेलिंग करते हैं, समझ आए? यहाँ यही बात। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको बताया गया है फर्स्ट ऑप्शन में कैपिंग कहाँ हो रहा है? 3 एंड में। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया कैपिंग कहाँ होता है? 5 एंड। फिर बोला RNA पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है DNA से RNA बनना। तो DNA से RNA बनाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? RNA पॉलीमरेज। और RNA पॉलीमरेज आपने देखा है बैक्टीरिया का मतलब है प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में RNA पॉलीमरेज को जो मेन यूनिबट ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट साइट होता है, प्रमोटर साइट, वहाँ कौन जोड़ता है? सिग्मा फैक्टर, समझ है? तो सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज को जोड़ता है। अब RNA पॉलीमरेज आगे मूव करता जाएगा और RNA का चेन बनता जाएगा। लेकिन अब यही RNA पॉलीमरेज जब DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड के एंड में पहुंचता है तो एज अ रिजल्ट अब ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट भी करना है। तो कंप्लीट करने के लिए RNA पॉलीमरेज को DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड से एग्जिट होना पड़ेगा। लेकिन प्रोकैरियोट वाले केस में वो टर्मिनेटर एंड को खुद से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। कौन? RNA पॉलीमरेज। इसलिए वो हेल्प लेता है रो फैक्टर का इन केस ऑफ सिर्फ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं। यूकैरियोट में RNA पॉलीमरेज खुद टर्मिनेटर साइट को DNA के टेम्पलेट एंड पे बट रिकॉग्नाइज। तो इसलिए रो फैक्टर यहाँ हेल्प करता RNA पॉलीमरेज को कि वो टर्मिनेटर साइट को रिकॉग्नाइज करे ताकि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड पढ़ो, द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एम। नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड का नहीं होता है,
वो दैट इज़ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर के mRNA में आता है, इसलिए भी गलत है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द करेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्प्लिट जीन अभी मैंने समझाया स्प्लिट जीन सिर्फ यूकैरियोट में होता है, तो इसलिए यहाँ करेक्ट बोला था, करेक्ट सेकंड वन, गॉट इट। नेक्स्ट अबाउट 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एनसीईआरटी को दिमाग में रिकॉल करिए, बिल्कुल सिंपल, कि HGP प्रोजेक्ट को क्यों डेवलप करा था, ताकि जितना भी जीनोम सिस्टम है ह्यूमन जीनोम उसको सीक्वेंस किया जाए डिटेल्ड में। अच्छा, टू एलिमिनेट ऑल डिजीज, नहीं, डिजीज को एलिमिनेट तब करोगे जब आपको जेनेटिक्स के बारे में पता है। तो जेनेटिक्स का सीक्वेंस नहीं पता, जीन का नंबर नहीं पता, क्रोमोजोम का नंबर नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, मैपिंग नहीं पता, तो कैसे डिजीज़ को एलिमिनेट करोगे। तो इसलिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसको 13 ईयर्स लगे थे, डेवलप्ड कंट्रीज़ का रोल था उसमें, और 9 बिलियंस डॉलर खर्च हुआ था, और उसी के कारण आज के डेट में हम बड़ी सी बड़ी डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं, गॉट इट। लेकिन उस समय उसका मेन एम क्या था, उसका एम था कि सीक्वेंस को जानना, ताकि जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, एथिक्स वाले इश्यूज़ हैं, लीगल जो भी एस्पेक्ट्स है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जाए। जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, समय फॉरेंसिक जो टेस्टिंग होती है। इसके अलावा टू डेवलप कंप्यूटेशनल टूल्स फॉर एनालाइज सीक्वेंस, बिल्कुल कंप्यूटर में हमने ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जो पूरा ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंसर सैंगर एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने सीक्वेंसर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसलिए ये पहला वाला भी हमें एनसीईआरटी के लाइन में मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है, फोर्थ, लेकिन ये हमें कहीं नहीं मिल रहा है, गॉट इट, क्योंकि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये गोल नहीं था स्टार्टिंग, समझ है। तो इसलिए जो गोल नहीं है तो आंसर ये है सेकंड, टू एलिमिनेट। नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास 127, marsupials evolved from ancestral stock but all within Australian continent, this represent। marsupials क्या है, जिनके पास marsupial पाउच होता है जैसे कैंगरू, गॉट इट। तो इन्होंने बोला ऐसा क्या है कि ये इवॉल्व तो हुए लेकिन ये सेम कंटिनेंट में है। तो इवॉल्व देखो, मतलब अगर कोई सेम इंसेस्टर से इवॉल्व हो रहा है, ये सेम, ये एक स्पीशीज थे माना, ठीक है, ये सेम स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में एक ही जगह रहते, लेकिन अब इनको खाने की प्रॉब्लम हो गई, रहने की प्रॉब्लम हो गई, या इनके इस एरिया में कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफ हुआ जिसके कारण मैक्सिमम स्पीशीज़ डाई हो गए, और जो बचे वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अलग अलग ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के डायरेक्शन में चले गए, समझ है। अलग अलग डायरेक्शन में गए तो उनको अलग अलग एक हैबिटाइट मिला। जब उनको अलग अलग हैबिटाइट मिला तो एज अ रिजल्ट जिसने न्यू हैबिटाइट को अडेप्ट करा तो उनका नेचुरल सिलेक्शन हो करके इन फ्यूचर वो मॉर्फोलॉजिकली इवॉल्व हो गए एक दूसरे से, क्योंकि उनका सबका हैबिटाइट क्या था, अलग अलग, समझ है। जैसे डार्विन फिंचेस का भी एग्जांपल आता है, गैलापागोस आइलैंड में अगर आप देखोगे सारे डार्विन फिंचेस पहले एक जैसा उनका बीक था, लेकिन जब फूड स्कैरसिटी के कारण वो अलग अलग कंटिनेंट के अलग अलग जगह में गए तो एज अ रिजल्ट किसी का इंसेक्टिवोरस बीक बन गया, किसी का फ्रूगिव वायरस बन गया, फ्रूट ईटिंग बन गया, किसी का सीड ईटर बन गया। लेकिन एंसेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो वो सब एक ही एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरीके मार्सुपाइल भी, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपाइल है, वो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में ही रहते हैं लेकिन अलग अलग हैबिटाइट में रहते हैं, क्योंकि वो एक ही हैबिटाइट में पहले रहते थे लेकिन उनका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब वो डिफरेंट रेडाई में डाइवर्ज हो गए, रेडाई मतलब डायरेक्शन में वो चले गए। एज अ रिजल्ट डिफरेंट इन्वायरमेंट अडेप्ट करने से उनमें मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आ गए, लेकिन एम्ब्रियोनिक अगर उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सारा सेम होगा। तो वही यहाँ पूछा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता, तो ये एक डाइवर्जेंट, जैसे फिंगर को जोड़ो, सब फिंगर को छोड़ दो तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अब सारे फिंगर कहाँ से निकल रही है, हैंड से निकल रही है ना, तो इनका एंसेस्टर क्या हुआ, सेम एक किस्म का, ओरिजिन क्या है सेम, लेकिन फिंगर को छोड़ दो, ओपन कर दो तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अलग अलग। तो दिस इज़ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसको हम दूसरा नाम एडेप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन क्यों बोलते हैं, अब अगर आपको डाइवर्जेंट ऑप्शन नहीं दिया होगा तो एडेप्टिव होगा तो वो भी सही है। एडेप्टिव मतलब वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा करके उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट को अडेप्ट करा। तो अब देखिए आंसर क्या आएगा आपके सामने 127, देखिए बच्चा सब ये लिखा सामने।
एडेप्टिव रेडिएशन लाइक इन द डार्विन फिंचेस, जैसे डार्विन फिंचेस में भी डाइवर्जेंट इवैल्यूएशन हुआ है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में भी डाइवर्जेंट इवैल्यूएशन। तो डाइवर्जेंट इवैल्यूएशन को दूसरा नाम एडेप्टिव रेडिएशन। गॉट इट। बाकी ये बोला एडेप्टिव अनलाइक तो आएगा नहीं, कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए समझे। नेक्स्ट अब आओ बच्चों 128, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोमैटो। नाम से ही पता लगता है पोमैटो। आज तक आपने सुना टोमेटो, पोटैटो, लेकिन पोमैटो नहीं। नाम से लगता है, लेकिन पोमैटो ऐसा लग रहा है कि जिसमें पो मतलब पोटैटो और टमाटर का आ गया ATO, टोमेटो, लास्ट में टमाटर का ATO और पोटैटो का स्टार्ट में PO, है ना। तो ये क्या है, लगता है ऐसे कि जैसे पोटैटो और टोमेटो का मिक्सचर है। बिल्कुल, पोमैटो हो या बोमेटो हो, जैसे एक बोमेटो भी हो, तो बोमेटो का मतलब ब्रिंजल और टोमेटो का मिक्सचर, पोमैटो मतलब पोटैटो और टोमेटो का मिक्सचर। हमने दो सोमैटिक सेल्स लिए, मतलब हमने क्या किया, पोटैटो का भी सोमैटिक सेल्स लिया और टोमेटो का भी सोमैटिक सेल्स लिया। गैमिट्स नहीं लिए, सोमैटिक सेल्स लिए। दोनों के सोमैटिक सेल्स को हमने एक दूसरे के साथ फ्यूज करा और एज अ रिजल्ट एक ही सेल बन गया, हाइब्रिड सेल। दोनों का साइटोप एक ही हो गए, लेकिन न्यूक्लियाई दो थे, तो पहले दो न्यूक्लियाई अलग ले, अब बाद में दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक ही। मतलब हमने एक ऐसा सेल बनाया जिसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस डेवलप करा जो हाइब्रिड है, मतलब जिसमें टोमेटो का भी जेनेटिक मटेरियल और पोटैटो का, लेकिन दोनों का सोमैटिक सेल्स को हमने फ्यूज करके सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के, मतलब सोमैटिक सेल के दोनों प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करके एक सेल बनाए, फिर एक सेल के बाद दोनों का कैरियो फ्यूजन किया, मतलब हमने दोनों का न्यूक्लियस को फ्यूज किया और एज अ रिजल्ट एक ही हाइब्रिड न्यूक्लियस, और ऐसे सेल को हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड सेल। और अब इसी सेल को हमने ग्रो करके डेवलप करा एक स्पीशीज, और जिसका स्ट्रक्चर कैसे मिला, जिसमें कुछ शेप कुछ मॉर्फोलॉजी पोटैटो के जैसे और कुछ उसमें फॉर्म टमाटर के जैसे। ना वो कंप्लीट आलू था ना वो टमाटर था, उसमें मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर थे। तो इसलिए साइंटिस्टों ने उसका नाम दे दिया पोमैटो, क्योंकि दोनों का मिक्सचर ऑफ सेल से भी बना और मिक्सचर ऑफ कैरेक्टर भी है, तो इसलिए उसका नाम दिया पोमैटो। तो यही आपने यहाँ देखना करेक्ट स्टेटमेंट। अब मैंने कहानी समझा दी, आप देखिए क्या है। तो फर्स्ट आपको बोला प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो एंड देन दे आर ग्रोन। बिल्कुल सही, अभी तो बताए। दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर फॉर इट्स कॉमर्स। यस एग्जैक्टली, कि इसको हमने आ गया बोलोगे कि सर ये मार्केट में आया नहीं, तो मार्केट में इसलिए नहीं आया पोमैटो और बोमेटो क्योंकि इनमें कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर हमें नहीं मिले। कि इसको डिजायर्ड कैरेक्टर ये है कि इसमें ज़्यादा ईल्ड नहीं होता था, तो इसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है और ईल्ड कम है, तो ये घाटे में जा रहा था, इसलिए इसको कमर्शलाइज नहीं किया। तो ये भी सही है। इट इज़ अ टाइप ऑफ, अभी बताया इट इज़ टाइप, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 129, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कैरेक्टर आप सभी बच्चों को पता है। हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस और एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। समझ आए। ये डीएनए हमारे पास, डीएनए जो डीएनए को टर्मिनल साइट से कट करेगा उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, वो भी एक स्ट्रैंड से। फिर आएगा एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को विद इन, बीच से कट करेगा, लेकिन एक स्ट्रैंड कट करेगा या दोनों, इस प्रकार से मोस्टली एक ही। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होता है जो डीएनए को विद इन पार्ट से, डीएनए को बीच से कट करता है और दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड को उस जगह से कट करता है जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आप बोलोगे सर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जांपल आपको बता दूं, मलयालम। अब इस मलयालम को आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो ये मलयालम ही होगा और सेम लेटर आएंगे। उसी प्रकार से डीएनए का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो है कि जिसमें दोनों एंड से सेम सीक्वेंस होगा, दोनों एंड से सेम सीक्वेंस होगा। समझे मेरी बात? दोनों एंड से सेम सीक्वेंस होगा। जैसे GATC, तो दूसरे एंड से क्या बनेगा? GATC। ये राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो GATC, लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो GATC। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
आप पढ़ो, यहाँ पे बोला है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इनकरेक्ट आपने आइडेंटिफाई करना। कहानी मैंने करेक्ट का बता दिया, इनकरेक्ट अब देखो खुद। द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, यस और नो, बिल्कुल अभी मैंने बताया कि इसका काम ही क्या है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करता है। द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन, बिल्कुल ये डीएनए को विद इन पार्ट से कट करता है। द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, नहीं ये दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, एक को नहीं, तो यही इनकरेक्ट है। द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बिल्कुल शुगर फॉस्फेट बैकबोन टूटेगा तभी तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, तो बिल्कुल ठीक, तो आंसर आएगा थर्ड। देन आ गया 130, insertional inactivation, the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of, अभी बहुत बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होती है। अब यहाँ क्या बोला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये ध्यान समझे, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का कॉन्सेप्ट देखना। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एनसीईआरटी की लाइन में जाओगे तो ये सामने आपको मिलेगा कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो सेलेक्टिबल मार्कर वहाँ होगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट कलरलेस या वाइट कलर के फॉर्म में क्रोमोजेनिक इफेक्ट आता है। और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड होगा तो जो सिलेक्टिबल मार्कर है वो इनएक्टिवेट वो नहीं होगा, वो एक्टिवेट ही रहेगा, और एज अ रिजल्ट ब्लू कलर का क्रोमोजेनिक इफेक्ट सामने आएगा, है ना, एनसीईआरटी की लाइन। अब यहाँ पर ये पूछा, और उसी प्रोसेस को जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करते हैं और सिलेक्टिबल मार्कर इनएक्टिवेट होता है तो उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो उस एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप वेक्टर में आपने करेक्टर पढ़े बायोटेक में कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करते हैं विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डैश, किसका कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द डैश में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड होने से वो इनएक्टिवेट होते हैं, तो सिलेक्टिबल मार्कर। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में हमने सिलेक्टिबल मार्कर कौन सा एंजाइम यूज़ किया है, वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग सीक्वेंस में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट वो इनएक्टिवेट होता है, और वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई जिस टाइप का हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है वो बिल्कुल उस काबिल है, वो उसको इनएक्टिवेट कर सकता है, तो उसी प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। मतलब इनका काम है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को एसेस करना, समझे। अच्छा, इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज हम यहाँ पर ये नंबर यूज़ करते हैं जो एसेस करता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेट होता है एनसीईआरटी, तो आंसर आया। नेक्स्ट अब आ गया 131। अब आपको बोला लॉजिस्टिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इक्वेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ आप सभी बच्चों को पता है, एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, एक सेल से आगे 2 सेल बनते हैं, 2 से आगे 4 सेल बनते हैं, है ना। लेकिन लॉजिस्टिक में नहीं होता, उसमें एक सेल से आगे 2 बनेंगे, लेकिन अब दोनों के दोनों डिवाइड नहीं होगा, पहला वाला एज इट इज़ रहेगा, अगला वाला डिवाइड होकर के 2 बने। इस प्रकार से ग्रोथ होती है लॉजिस्टिक, समझे या। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला, जिसमें दूसरी बात ये रखो कि जिसमें जे शेप्ड बनता है, जे शेप्ड का, तो मतलब वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन लॉजिस्टिक में लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए वहाँ ग्रोथ होगी तो वो एक कैपेसिटी, एक लिमिटेड तक होगी, एक लिमिट तक, जहाँ तक रिसोर्सेज अवेल है वहाँ तक होगी, मतलब बढ़ेगी ग्रोथ, उसके बाद वो स्टेशनरी हो, जिसमें एस फेज बनता है। तो इसलिए उसका जो लिमिटेड होता है उसके लिए हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो इसलिए उसका फॉर्मूला ये है dN/dt इक्वल टू RN K - N अपॉन K, समझे। और अगर जो दूसरा ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियल, तो उसमें सिंपल dN/dt इक्वल टू RN, उसमें सिंपल हमने K मतलब कैरिंग कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। अब सिंपल है क्वेश्चन, pyramid of biomass in a sea, pyramid number of grassland, pyramid of energy, pyramid of biomass in a forest।
तो सी में अगर हम देखो ग्रासलैंड में भी ग्रासिस का नंबर तो बिलो में ज़्यादा है, तो वो ऐसे बन जाएगा, ये तो अपराइट बनेगा। तो फिर हमें ऐसे बनना चाहिए ना, ये है इन्वर्टेड ऐसे। तो अगर हम सी में देखेंगे, बायोमास की वे से पूछा ना, बायोमास मतलब हमने देखना मतलब इसमें तो बट एक्वेटिक में अगर आप देखोगे तो बायोमास जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उनका बायोमास बहुत कम होता। फिर देन स्मॉल फिशेस का साइज़ थोड़ा और बड़ा होता। फिर अगर लार्ज फिशेस का देखेंगे तो उनका साइज़ और ज़्यादा होता। तो इसलिए एक्वेटिक वाला ही पार्ट आएगा, एक्वेटिक। तो सी आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट 133, व्हाट इज़ द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपको दिमाग में होना चाहिए। 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास दैट यू हैव 134, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम रिप्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर बैडली अफेक्टेड व्हेन लार्ज हैबिटाट आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी? मतलब किसी का हैबिटाइट, इन्होंने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बैडली अफेक्टेड, जब किसी का लार्ज हैबिट को छोटा फ्रैगमेंट वाले हैबिटाइट में टर्न किया जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको? उसको अफेक्ट होगा जिसका हैबिटाइट लार्जर है। तो लार्जर हैबिटाइट किसका होता है? मैमल्स का, बर्ड्स का, है ना, बर्ड्स का होता है, मैमल्स का होता है। तो इसलिए मैमल रिक्वायरिंग स्मॉल टेरिटरीज तो होता नहीं, इनका लार्ज होता है। बर्ड रिक्वायरिंग स्मॉल इनका भी स्मॉल नहीं होता, इनका भी लार्ज होता है। सर्टन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स या प्लैंक्टन शोइंग डाइपर्स, प्लैंक्टन का तो स्मॉल आ गया, यस। तो सर्टन एनिमल जैसे मैमल्स आ गए और माइग्रेटरी बर्ड है, तो इनका टेरिटरीज बहुत लार्ज होता है। तो अगर इनमें इनका हैबिटाइट को ब्रोकन कर दिया जाए स्मॉल में, तो ये इफेक्ट हो। तो आंसर शुड बी द थर्ड। अब आगे सेक्शन बी, जिसमें से आपने कोई भी कितने करने हैं? यू हैव 35 एंड यू हैव 10 कोई भी क्वेश्चन आपने करने हैं 15 में से। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट फेज इन द साइक्ला। स्पोरोफिटिक देखो, गैमेटोफिटिक किस में होता है? मार्कन्शिया, मतलब जिसमें ब्रायोफाइटा में। और स्पोरोफिटिक किस में होता है हमारे पास? जैसे आगे जिम्नोस्पर्म और हमारे पास टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पर अब देखो जिम्नोस्पर्म का कोई एग्जांपल है, मार्कन्शिया किसका एग्जांपल है? ब्रायोफाइट का। मॉसिस भी ब्रायोफाइट का, लिवरबार्ट भी ब्रायो। तो ये क्या आंसर है? फॉर्म्स। तो फॉर्म्स में स्पोरोफिटिक मिलेगा। फॉर्म्स किसका एग्जांपल है? टेरिडोफाइट। ठीक है। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आल्स। अब पता है ये क्या पूछा? ये टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पूछा। तो कौन सा? अब जैसे एक्साइल प्लेसेंटेशन है ना, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, और एक होता है पैराइटल जिसमें फाल्स सेप्टम बनता। समझ आए? इस प्रकार से मतलब अव्यूल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ऐसे बने फॉल्स सेप्टम। तो ये मिलता है पैराइटल। पैराइटल का एग्जांपल क्या है? मैरीगोल्ड है, आर्जिमोन है, ये सब। 138, पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम सीन इन सेक्शन ऑफ डाइकोट। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जैसे इन बिटवीन में अबाउट वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए जो होता है, वाटर मिनरल कंडक्ट करता है, उसको बोलते हैं मेडुलरी रेज, जो वाटर कंडक्ट करता है बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी। लेकिन जो फूड कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। तो यहाँ पैरेन्काइमेटस बोला था, फूड तो कंजक्टिव है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेल्प इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर विच आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ। सिंपल बोलो, नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेल्प इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट पोर। तो किसके कारण छोटे छोटे पोर? जब दो मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होंगे। करेक्टली मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम, देखो इसके लिए बायोमॉलिक्यूल क्वेश्चन मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था ट्रिक? पानी पियो, न्यू कार लियो, न्यू कार लियो। ठीक है भाई। पानी का मतलब वाटर। इस धरती पे वाटर कितना होता है? 70%। तो सेल में भी कितना बोला? 70 होगा। पियो का मतलब है प्रोटीन। प्रोटीन के लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है? 10 की। तो ये 10%। समझ आए? 10 to 50। नियो, नियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के दोनों लेटर्स को, न्यूक्लिक में कितने लेटर है? 7।
एसिड में कितने 5, तो 5 to 7% न्यूक्लिक है। कार्बोहाइड्रेट तो CR में कितने लेटर है 3, तो ये है 3%। लियो L मतलब लिपिड 3 के बाद क्या आता है 2, तो लिपिड 2%। और इसके बाद एक आइंस होता है, आइंस इससे नीचे होता है। तो आप देखो खुद मैच करके देखो। प्रोटीन मैंने क्या बोला, प्रोटेन 10% है यहाँ। CR 3 लेटर तो 3%। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक में कितने लेटर है 7, एसिड में कितने 5 to 7। लिपिड्स LI लिपिड्स 2%। देखो आंसर सामने, आप खुद मैच करवाइए। देन 141 फाइंड द मिसमैच देखिए बच्चा, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, वैकेटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कंडेंस होने लगता है, कॉम्पैक्शन। जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होने लगता है ना, पेयरिंग ऑफ होने लगता है। एंड डिप्लोटीन में अबाउट जिसमें पूरा चार्ज मेटा इन सब का अबाउट टर्मिनलाइजेशन होता है। तो यहाँ लिख रहा है ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में कोई चेंज मेटाफेज का। पैकेटीन क्रॉसिंग, तो इसलिए थर्ड आंसर आएगा जो मिसमैच। देन 142 अर्थमेटिक ग्रोथ। अभी मैंने बताया अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब ये है जिसमें एक सेल डिवाइड होगा अगले 2 सेल में, लेकिन अगले दोनों सेल डिवाइड नहीं होंगे, उसमें से पहला वाला एज इट इज़ रहेगा, अगले के 2 सेल बनेंगे। फिर पहले 2 एक जैसे रहेंगे तो अगला वाला सेल से 2 सेल बनते, इस प्रकार समझे अर्थमेटिक ग्रोथ। और ज्योमेट्रिक में तो मैंने बताया 1 सेल से आगे 2 सेल, और 2 से आगे 4 सेल, 4 से आगे 8 सेल, 8 से आगे 16, 16 से 32 प्रकार। अभी ने बोला ऑल प्रोजेनी सेल फॉलोइंग मेटोसिस डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। ऑल प्रोजेनी सेल में क्या डिवीजन की एबिलिटी होती है या नहीं। अभी मैंने बताया ये है लॉजिस्टिक का बताया पहला, एक सेल डिवाइड करता और एक नहीं करता, तो इसलिए ऑल सेल तो वो सिर्फ ज्योमेट्रिक में आता है। द ग्रोथ हैकर एट द कांस्टेंट रेट, बिल्कुल देखो एक सेल डिवाइड कर रहा है एक नहीं कर रहा। इट इज़ द मैथमेटिकली रिप्रेजेंट LT इक्वल टू L0 प्लस RT, बिल्कुल ठीक है। अर्थमेटिक का फॉर्मूला LT इक्वल टू L0 प्लस CRT। तो B भी सही है और C भी सही है, गॉट इट। 142 का B भी सही है और C भी सही है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 142 का। व्हेन रिबिस्को एक्ट एज एन ऑक्सीजनेज, तो क्या होगा तब फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, एक फॉस्फोग्लिसरेट बनता है 3 कार्बन वाला और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्योंकि रिबिस्को के यूनाबट जब RUBP के पास 5 कार्बन होते हैं, एक ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन एज इट इज़ रहेगा, 5 कार्बन में से एक 3 कार्बन वाला बनेगा और एक 2 कार्बन, तो यह है। Which one of the following reaction is an example of oxidative decarboxylation? तो जिसमें CO2 लॉस होगा, कहाँ होगा, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट नहीं, यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, तो एज इट इज कोई कार्बन, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, कोई नहीं। पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, एसिटाइल में 2, तो यहाँ हुआ ना डिकार्बोक्सिलेशन, तो आंसर है। इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर द फ्लोरिंग इन द रोसेट ऑफ द प्लांट कैबेज एंड बीट, तो आपको पता है गिबरलिंस करता है। इन डबल फर्टिलाइजेशन टोटल नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई, तो मेल न्यूक्लियाई कितने होते हैं 2, फीमेल न्यूक्लियाई कितने होते हैं 3, समझ आए 2 और 3 आएगा ना 146, क्योंकि 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई। 147 इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप A फीमेल विद ब्लड ग्रुप B, द प्रोजेनी हैड either ब्लड ग्रुप AB or B, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। समझ, अब इन्होंने बोला है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप AB और B होगा, तो B का मतलब या तो IB और IO कंडीशन, AB का मतलब IA और IB, तो मतलब उसमें मदर का हमारे पास इट वुड बी द मदर या मेल का जो होगा वो इस प्रकार से होगा IA IO, और फीमेल का IB IB, समझे, तो ये है। 148 व्हाट वुड हैपन इफ अ म्यूटेशन अकर्ड इन द DNA सच दैट द सेकंड कोडॉन ऑफ पॉलीपेप्टाइड UGC चेंज टू UAG। अब UAG क्या, स्टॉप कोडॉन, तो ये सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन कोई क्या कर देगा, स्टॉप कर देगी, ये आंसर है, स्टॉप कर देगा, ठीक है, समझे, गॉट इट। अब लास्ट हमारे पास जो 2 क्वेश्चन है इसके, दैट इज़ अ इल्यूशन। तो इल्यूशन हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलता है, इल्यूशन अब सभी बच्चों को, तो दैट इज़ अ कटिंग ऑफ DNA एग्रोजेल। और 140 J शेप्ड अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा जिसमें, तो दैट ऑल अबाउट इट, थैंक यू।